अगर 2047 में हमें हमारे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है तो हमें श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जीना होगा, हमें चरितार्थ करना होगा। हमारी सर्विसेज होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारे शब्द की ताकत होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी संस्थाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी। नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। हमारे साथ आज एक खास मेहमान हैं, देश और विदेश के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं अरुण कुमार जी। जेएनयू में प्रोफेसर रह चुके हैं। आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़े वादे किए, अगर वो सच हो जाते हैं तो भारत के एक एक व्यक्ति की किस्मत चमक सकती है। इन वादों में कितना दम है, इन वादों के पीछे की ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये हम जानेंगे अरुण कुमार जी से। सर, जो प्रधानमंत्री ने आज बात कही है उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है? जो आशाएं उन्होंने जगाई हैं, जो उन्होंने वादे किए हैं, क्या आज ऐसा लगता है कि वो सब संभव है? अगले 5 साल में भारत तीसरी इकोनॉमी बन सकता है विश्व की, और 2047 में भारत देश विकसित देश कहलाएगा। देखिए, कुछ भी संभव है, क्योंकि अभी तो हम 23 में हैं, 47 तक और समझिए 24 साल और हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं तो संभव है कि हम विकसित देश बन जाएं। हमारा 9%, 10% का अगर ग्रोथ रेट हो जाए तो वो संभव है। लेकिन आज की स्थिति में ये मानना कि हम अगले 23-24 साल 9% की रफ्तार से बढ़ पाएंगे, वो ज़रा कठिन है। क्योंकि उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो रोड मैप जो बनाना पड़ेगा, वो रोड मैप अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पैंडेमिक के पहले अगर आप देखें तो 2017-18 के Q4 में ऑफिशियली 8% की रफ्तार से बढ़ रही थी, और वो पैंडेमिक के पहले वाला जो 2019-20 का Q4 था उसमें गिर के 3.1% हो गई थी। तो यानी कि पैंडेमिक के पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था गिरावट पे थी, और ये तो ऑफिशियल आंकड़े हैं। अगर आप ये देखें कि नोटबंदी के बाद हमारा असंगठित क्षेत्र कितनी बुरी तरह प्रभावित हुआ, फिर जीएसटी से प्रभावित हुआ, फिर एनबीएफसी क्राइसिस से हुआ, फिर लॉकडाउन से, तो असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। और हमारे जो जीडीपी के आंकड़े हैं उसमें असंगठित क्षेत्र गिना नहीं जाता है अलग से। उसको ये मान लिया जाता है कि जिस प्रकार से संगठित क्षेत्र चल रहा है उसी प्रकार से असंगठित क्षेत्र चल रहा है, जो नोटबंदी के पहले हो सकता है ठीक रहा हो, लेकिन नोटबंदी के बाद वो बात सही नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो इधर पिछले 7-8 साल में नोटबंदी के बाद से जो कहा जाता है कि एवरेज में 6%, 7% बढ़ रही थी, वो मेरा मानना है कि 1%, 2% या -1% उसकी ग्रोथ थी। तो अभी हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं पहुँचे हैं। अभी हमारा स्थान शायद 8वां या 9वां है, और इसलिए हम जो कहा जा रहा है कि अगले 5 साल में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बढ़ जाएंगे, वो आज के रफ्तार में नहीं हो सकता है। और ख़ासकर जो अगर आप अनऑफिशियली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गिरावट है उसको अगर जोड़ लें तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो ये जो नीचे का तबका है, जो 94% है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है, जब तक वो ग्रोथ का हिस्सा नहीं बनता तब तक हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 8-9%, 10% एवरेज का नहीं होगा। तो इसलिए ये जो नीचे का हमारा तबका है, जो 94% जिसमें रोज़गार होता है, जब तक उसको हम साथ लेके नहीं चलेंगे तब तक हम विकसित देश नहीं बन पाएंगे। दूसरी बात ये कि अभी जो ग्रोथ हो भी रही है उसमें जो अमीर लोग हैं, जो संगठित क्षेत्र के हैं, उनका तो विकास हो रहा है, लेकिन जो गरीब हैं, जो असंगठित क्षेत्र में हैं, वहाँ पे विकास नहीं के बराबर है या बहुत कम है, या वहाँ पे गिरावट है। और आने वाले समय में ये परेशानी और बढ़ जाएगी जिस तरह से टेक्नोलॉजी चल रही है। क्योंकि टेक्नोलॉजी में ऑटोमेशन बहुत है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके चलते तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट के काम हैं वो भी जो ख़त्म हो जाएंगे। तो बेरोज़गारी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी और बढ़ जाएगी, और जब बेरोज़गारी बढ़ती है तो उसके साथ गरीबी बढ़ जाती है। तो जो संगठित क्षेत्र है वहाँ पे हो सकता है बढ़त होती रहे, लेकिन असंगठित क्षेत्र में और भी गिरावट हो सकती है।
तो आपने देखा जैसे कि उन्नत देशों में अभी जो ऑटोनोमस व्हीकल्स, यानी कि ड्राइवर के बिना कार चल रही हैं, ट्रक चलने की बात है कि वो ट्रक भी बिना ड्राइवर के चलेंगे, तो ये तो बहुत ज़्यादा स्किल जॉब नहीं है, वहाँ पे गिरावट है। लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम्स में भी, जैसे कि ये चैट जीपीटी वगैरह हैं, उससे टीचर का काम भी खतरे में आ गया है। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तो चैट जीपीटी 4 पे ही है, वो लोग कह रहे हैं कि अगर वो 8, 9, 10 पे पहुंच गया अगले 5 साल में, तो जो डॉक्टर का काम है, इंजीनियर का काम है, इनका काम भी ये खतरे में पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आज हम प्रोजेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि हम किस प्रकार से प्रोजेक्ट करें। और हमने देखा पिछले 3 साल में कि प्रोजेक्शन करना खतरे से खाली नहीं है। किसी ने पैंडेमिक का नहीं सोचा था, किसी ने यूक्रेन के युद्ध का नहीं सोचा था। तो आज की परिस्थिति में हम अगर ये देखें तो बहुत ज़्यादा अनिश्चितता है। तो अभी हमको ये नहीं पता कि अगले 2 साल 3 साल में क्या होगा। तो हम ये प्रिडिक्ट करें कि अगले 24 साल में क्या होगा, वो और भी ज़्यादा कठिन मामला है। तो अभी तो हम ये अपना जो है आज का जो है उसको पहले सुधारें, असंगठित क्षेत्र को आगे लाएं, और तब जब हम उसको कर पाएंगे तब हो सकता है कि हम अगर सही ढंग से अर्थव्यवस्था को चलाएं तो 2047 तक हम एक विकसित देश बन जाएंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे अगले 1000 साल तक भारत को स्वर्णिम भविष्य की चीज़ें मिलती रहेंगी। तो आपको कोई ऐसा कदम दिखाई दे रहा है जो बहुत दूरगामी हो? देखिए, 1000 साल के बारे में प्रिडिक्ट करना तो और भी ज़्यादा कठिन है। मैं तो अभी कह रहा हूँ कि 2 साल 3 साल का ही जो प्रिडिक्ट करना इस समय बहुत कठिन है। खासकर जैसे कि अभी हम जिस दौर से गुजर के चुके हैं 2020 के बाद कि कोरोना काल आ गया और ये यूक्रेन का युद्ध आ गया। अब किस प्रकार से यूक्रेन का युद्ध चलेगा और बाकी ग्लोबल उसमें क्या होगा, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अभी हम लोगों ने अपनी स्थिति को सही ढंग से भांपा है कि क्या आज की स्थिति है और उसमें से क्या करना है जिससे कि हम आगे और ज़्यादा बेहतर करें। सभी चाहते हैं कि हम ज़्यादा बेहतर करें, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमको बेहतर करना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो हमें नीचे का तबका है, जो हमारा 94% असंगठित क्षेत्र है, जिसमें 46% कृषि में हैं लोग और 48% नॉन एग्रीकल्चर में हैं, कृषि के बाहर के क्षेत्रों में हैं, वो जो तबका है उसके लिए जब तक हम सही कदम नहीं उठाएंगे तब तक ये हमें नहीं लगता कि हम अगले 1000 साल भी, तो जैसे गांधी जी ने कहा था, उनके जो बुनियादी जो सवाल थे, जो उन्होंने एक तरह से कहा था कि किस तरह का ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, उसमें था अंतिम व्यक्ति। तो जब आप अंतिम व्यक्ति की बात अगर करेंगे तो उससे ज़्यादा और डेमोक्रेटिक कोई चीज़ नहीं होगी। हमारे यहाँ आज जो अंतिम व्यक्ति है वो बिल्कुल अंतिम ही पायदान पे खड़ा हुआ है, उसके लिए कुछ हो नहीं रहा, वो और परेशानी में जूझ रहा है। एक तरफ बेरोज़गारी है, दूसरी तरफ महंगाई की मार है। तो हम अंतिम व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहे। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक हम ये 1000 साल की बात तो नहीं कर सकते हैं। उसी तरह जैसे शिक्षा है, तो उन्होंने कहा था कि नई तालीम की ज़रूरत है। अभी की जो शिक्षा पद्धति है बहुत ही एलिनेटिंग है। वो जो गरीब आदमी है, जो दलित है ना, वो उसके लिए मायने नहीं रखती है ज़्यादा। तो हमारी शिक्षा पद्धति अगर नहीं बदलेगी तो जो टेक्नोलॉजी का चैलेंज जो आ रहा है, वो टेक्नोलॉजी का चैलेंज हम नहीं झेल पाएंगे। क्योंकि आज तो ये है कि जिस तरह से काम होगा वो बदलता जाएगा बड़ी तेज़ी से, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा, बाकी और जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसका इस्तेमाल होगा। और हम देख रहे हैं कि हमारे स्कूलों की हालत ख़राब है। जो हमारा ASER जो एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आती है 2005 के बाद, वो दिखा रही है कि गांव के स्कूलों में 5वीं जमात के आधे बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर पाते हैं। तो ये बच्चे तो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, वो उनको कोई फॉर्मल ठीक से ट्रेनिंग नहीं होती है, तो वो तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कोप ही नहीं कर पाएंगे। और जो बाकी हमारी जो पढ़ाई लिखाई है उसमें भी आप देखें तो बहुत कमज़ोरी है कि हम रट्टा लगा के सीखते हैं। अब रट्टा लगा के सीखने से हमारी बेस नहीं बिल्ड होती, जबकि अगर हमें अपनी बेस बिल्ड करनी है तो हमें सही ढंग से जो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, वो नॉलेज एब्जॉर्ब करेंगे, उसके नॉलेज के बेस पे वो बिल्ड करेंगे, तब जाके हम टेक्नोलॉजी में आगे पहुँचेंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी का चैलेंज है उसके लिए शिक्षा पे बहुत ही ज़्यादा हमें एम्फेसिस देना पड़ेगा।
यानी कि कोठारी कमीशन ने 1968 में कहा था कि हमको कम से कम 6% जीडीपी का पब्लिक एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। आज तक हमने कभी 4% से ज़्यादा नहीं खर्च किया। तो हमारी शिक्षा पद्धति बहुत ही पिछड़ गई है। शिक्षा पद्धति में कुछ बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे कोई ख़ास काम नहीं हो रहा, कोई रिसर्च नहीं हो रही। तो जब तक हम उसमें रिसर्च में तेज़ नहीं होंगे तब तक हम आगे का चैलेंज नहीं फेस कर पाएंगे। तो 1000 साल की बात हम जब करते हैं तो उसके लिए सबको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा उनका रहन सहन हो। अभी तो जैसे कि हमारा जो असंगठित क्षेत्र है उसमें जो ई श्रम पोर्टल बना, तो ई श्रम पोर्टल में बताया कि जो 28 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया है, जिसमें 94% कह रहे हैं कि हमारी तो आमदनी 10,000 रुपये से कम है, यानी वो गरीबी की रेखा के आसपास ही हैं। तो अगर इतने बड़े लेवल पे गरीबी है तो उसको अगर हम नहीं जो ख़त्म करेंगे, उनकी शिक्षा सही नहीं होगी, उनका स्वास्थ्य वगैरह सही नहीं होगा, तो हम अगले 1000 साल की बात नहीं कर पाएंगे। तो हमें शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। अभी गरीबी रेखा का पैमाना क्या है? देखिए, गरीबी रेखा का पैमाना अगर आप ग्लोबल देखें तो हमारा जो वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन है वो बताती है $2.15 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो यानी कि अगर 5 लोगों का परिवार है तो 26,000 रुपये की आमदनी होनी चाहिए परिवार की। तो 26,000 रुपये वो पीपीपी टर्म्स में है, समझिए। तो ये पीपीपी टर्म्स को अगर आप 3 से डिवाइड भी कर दें तो वो करीब 9,500 रुपये आता है। और जैसे मैंने कहा, ई श्रम पोर्टल में 28 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया है, उसमें से 94% कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपये से कम कमा रहे हैं। तो यानी कि 94% जो असंगठित क्षेत्र वाले हैं वो गरीबी की रेखा के ही आसपास हैं, थोड़ा इधर उधर हुआ। अगर गरीबी की रेखा आप मान लें 9,500 है, तो किसी की 10,000 रुपये की आमदनी अगर प्रति माह है तो उसका मतलब ये है कि वो अमीर हो गया। वो अति गरीब नहीं है, वो गरीब है। तो जो गरीबी की परिभाषा है उसके चलते हुए हमारे जो परेशानी है देश में वो दिखी हमें कि जब पैंडेमिक के दौरान इतने बड़े लेवल पे लोगों को पलायन करना पड़ा शहरों से गांव की तरफ, जो और किसी देश में नहीं दिखा। जब हम विकसित देश की बात करते हैं कि हम विकसित देश हो जाएंगे, तो विकसित देश से तात्पर्य क्या है? आम नागरिकों के लिए क्या और कैसी सुविधाएं विकसित देश में होनी चाहिए होगी? देखिए, विकसित देश का मतलब होता है कि आपका शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तक आ जाएगा, है ना। तो वो जैसे कि दुनिया में कहते हैं कि अगर आपका $14,000 प्रति वर्ष से ऊपर है जो प्रति व्यक्ति आए तो आप विकसित देश की कैटेगरी में आएंगे। हमारा तो ऑफिशियली अगर मान लें, अगर आप, जो मैं अनऑफिशियली बता रहा हूँ कि हम असंगठित क्षेत्र को तो लेते ही नहीं है, हमारा ग्रोथ इतना नहीं है, अगर ऑफिशियली भी लेके चलें तो हमारा करीब $2,500 ही है। तो हमें $2,500 प्रति व्यक्ति आय से लेके $14,000 प्रति व्यक्ति आय तक पहुंचना है। उसका काफ़ी लंबा सफ़र है। तो जो कहा जाए कि एक सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस जो आज मानते हैं हम लोग, वो सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस होगी तो हम फिर एक विकसित देश होंगे। पर जो दिख रहा है चारों तरफ, अगर आप गांव में चले जाएं, आप शहरों के स्लम्स में चले जाएं, तो वहाँ पे जो हालात हैं रहने के वो बहुत ही ख़राब हैं। वो कहीं भी आप जो हमारा मिडिल क्लास है उसके लेवल से भी कम है, और हमारा मिडिल क्लास भी जो उन्नत देशों के मिडिल क्लास से काफ़ी लोअर लेवल पे है। वहाँ का जो मिडिल क्लास है उसका मतलब है कि वो फ्रीली कंज्यूम कर लेता है ना, कि उसको घर में जो वॉशिंग मशीन चाहिए या फ्रिज चाहिए या कार चाहिए वो सब हो जाता है ना। हमारा जो मिडिल क्लास है वो बहुत छोटा है। हमारा मिडिल क्लास समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 5% लोग मिडिल क्लास में आते हैं। और जैसे कि अगर आप देखें तो दिल्ली का एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2018 में। अब दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय तो जो देश की प्रति व्यक्ति आय है उससे 3 गुनी ज़्यादा है। तो उसमें आया कि 90% लोग 25,000 रुपये से कम खर्च करते हैं और 98% लोग 50,000 रुपये से कम खर्च करते हैं प्रति माह। तो क्योंकि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 3 गुना ज़्यादा है तो उसको आप 3 से अगर भाग कर दें तो इसका मतलब हुआ कि 90% जो परिवार हैं देश के वो 10,000 रुपये से कम खर्च कर रहे हैं और 98% लोग हैं वो 20,000 रुपये से कम खर्च कर रहे हैं। तो यानी कि हमारे जो देश में ये मान के चले तो अमीर ज़्यादा से ज़्यादा 2% हैं और मिडिल क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 3-4% उसके ऊपर है। तो 5-6% लोग हैं जो एक तरह से समृद्ध हैं, बाकी जो हैं वो एक तरह से गरीब हैं। तो ये जो गरीबी है वो तभी ख़त्म होगी जब हम सबका ध्यान देंगे, रोज़गार पैदा करेंगे,
और रोज़गार की परेशानी ये है कि पैंडेमिक के पहले ही हमारा जो बेरोज़गारी की दर थी वो चरम सीमा पे पहुंच गई थी। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो जिनको काम नहीं मिल रहा है, जो काम ढूंढना बंद कर चुके हैं, उनकी तो संख्या ही नहीं होती है। तो इसलिए करीब इस समय आप देखें तो हमारी रिपोर्ट आई थी रोज़गार और बेरोज़गारी की, तो हमने दिखाया कि 32 करोड़ लोगों के पास तो कोई ढंग का काम है, लेकिन 28 करोड़ लोग हैं जिनके पास कोई ढंग का काम नहीं है या वो काम उनको है ही नहीं। तो 19 करोड़ लोग ऐसे हैं, उनमें महिलाओं की संख्या बहुत है, जिन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया। दूसरी तरफ जो जितना शिक्षित युवक है उतनी बेरोज़गारी ज़्यादा है। तो 15 से 29 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें जितनी ज़्यादा शिक्षा है उतना ही बेरोज़गारी ज़्यादा है। 29 साल के बाद क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो काम करना है, परिवार चलाना है, तो लोग फिर काम कर लेते हैं। लेकिन 15 से 29 साल के बीच के जो उम्र के बच्चे हैं वहाँ पे जितनी शिक्षा है ज़्यादा उतना ही बेरोज़गारी है। तो होता क्या है कि बच्चों में हताशा निराशा बहुत आ गई, क्योंकि उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। और घर में उनको कहा जाता है कि आप तो निकम्मे हैं, आप काम नहीं कर रहे। तो उनकी जो हताशा निराशा है वो बहुत बड़े लेवल पे है। और ये जो हताशा निराशा के चलते हुए क्या हुआ कि अब वो बच्चे हैं वो ड्रग्स में, ड्रिंकिंग में, सब्सटेंस अब्यूज़ में चले गए हैं। पैसा है नहीं तो घर में मारपीट हो रही है, वायलेंस आ गया है। फिर वहाँ से पैसा नहीं मिलता है तो अगल बगल में चोरी चपाटी हो रही है। तो ये जो बेरोज़गारी है और जो गरीबी है उसकी वजह से सोशल इम्प्लिकेशंस बहुत हैं, उसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस बहुत हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जब तक हम ये नीचे के तबके की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हम सिर्फ ऊपर ही ऊपर संगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अब जैसे PLI स्कीम है वो तो सिर्फ संगठित क्षेत्र के लिए है, 1.75 लाख करोड़ रुपए का जो दिया जा रहा है एक सब्सिडी जो बड़े बड़े उद्योगों को, जबकि हमारे यहाँ 6 करोड़ माइक्रो यूनिट्स हैं। वो 6 करोड़ माइक्रो यूनिट्स में ही सबसे ज़्यादा रोज़गार है, मतलब कृषि के बाद ये 6 करोड़ माइक्रो यूनिट्स हैं। ये बंद हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इन पे डिमांड कम हो गई है। तो डिमांड जो हमारी है वो संगठित क्षेत्र की तरफ चली गई है GST की वजह से, और इसलिए ये जो गिरावट पे है और जो हमारा संगठित क्षेत्र वो अच्छा कर रहा है। तो जिसको कहते हैं K शेप, मतलब संगठित क्षेत्र तो ऊपर जा रहा है लेकिन असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। जब तक इसको हम नहीं कंट्रोल करेंगे तब तक जो हमें ग्रोथ नहीं होगी। जो लोग PM के भरोसे पे जिएंगे वो कहेंगे कि आप डरा रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि हमें रियलिटी देखनी चाहिए, तभी हम प्लान कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे या बहुत पेसिमिस्टिक हो जाएंगे तो हम रियलिटी नहीं देखेंगे और हमारे पॉलिसी गलत हो जाएगी। तो रियलिटी तो ये है कि जो हमारा आज का जो असंगठित क्षेत्र है, जिसमें किसानी जो 5 एकड़ से कम वाला किसान है, जिनकी संख्या 85% है, वो परेशानी में, वो बार बार आप देखें तो सालों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2019 के पहले उन्होंने खूब प्रोटेस्ट किया, अभी पैंडेमिक के दौरान जब नए बिल आए तो खूब प्रोटेस्ट किया। तो वो जो 46% हैं वहाँ पे परेशानी है, जो माइक्रो सेक्टर के 48% जो हैं वहाँ पे परेशानी है, क्योंकि वहाँ पे डिमांड शिफ्ट हो गई। और सरकार ऑफिशियल आंकड़ों पे चलती है, कह रही है 6-7% की ग्रोथ है। दुनिया में हमारा शाइनिंग एग्जाम्पल है, UN और जो IMF हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि जो वो भी कह रहे हैं कि आज की डेट में कितने % की ग्रोथ है? मेरा मानना है कि 1% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं है इस समय, क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र है वो गिरावट पे है। तो वो जो गिरावट है उसको हम अलग से मेजर नहीं करते। तो जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसमें 39 सब सेक्टर्स हैं। उन 39 सब सेक्टर्स में 29 सब सेक्टर्स को हम जो नापते हैं वो संगठित क्षेत्र के आधार पर नापते हैं। तो उसकी वजह से हम ये गलत आंकड़े देते हैं कि सब कुछ ठीक है, 6-7% की ग्रोथ है। जबकि ये जो 29 सेक्टर्स हैं, सब सेक्टर्स हैं, उसमें आप देखिए जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, लेदर गुड सेक्टर है, जैसे कि आपका समझिए कि प्रेशर कुकर इंडस्ट्री है, फिर आपका नेबरहुड स्टोर है, ट्रेडर है। तो अभी आप देखें तो लोग जो ई-कॉमर्स की तरफ चले गए हैं, वो नेबरहुड स्टोर कम जा रहे हैं, तो वहाँ पे गिरावट है। उसी तरह जैसे लेदर गुड सेक्टर है, तो सबसे बड़ी जो कंपनी है उनके मालिक ने अभी एक इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र है वो इससे कोप नहीं कर पा रहा। उसी तरह प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के जो मिस्टर जगन्नाथन हैं, उनका स्टेटमेंट आया कि हम 5 यूनिट संगठित क्षेत्र में हैं, 25 असंगठित क्षेत्र में, वो लोग कोप नहीं कर पा रहे, तो हमारी डिमांड 24% बढ़ रही है। तो ये जो संगठित क्षेत्र है वो बढ़ रहा है असंगठित क्षेत्र के उस पर कि वो गिर रहा है तो हमारे तरफ डिमांड आ गई है। तो ये जो हमारी असमानता है ये बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है, और इसी वजह से सरकार को जो नीतियां अपनानी चाहिए वो नहीं अपना रहे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं 6-7% की ग्रोथ है, बहुत अच्छी है। तो इसलिए वो जो अलग से नीतियां अपनानी चाहिए कृषि के प्रति, माइक्रो सेक्टर के प्रति, वो नीतियां नहीं हो रही हैं।
तो हम कहते हैं हम एमएसएमई के लिए जो पॉलिसी कर रहे हैं, पर एमएसएमई का मतलब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो जो फ़ायदा है वो सारा मीडियम सेक्टर को पहुंच जाता है, माइक्रो स्मॉल तक पहुंचता नहीं है। तभी मेरी बहुत समय से मैं कह रहा हूं कि हम माइक्रो को सेपरेट कर दें एमएसएमई से और माइक्रो के लिए अलग से पॉलिसी बनाएं। उसी तरह से कृषि में है, मांग है कि एमएसपी होना चाहिए, तो एमएसपी की मांग होगी तभी जाके जो एक रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलेगा, तो कृषि में जो 46% लोग हैं उनकी आमदनी बेहतर होगी। तो हमें जब इस 94% की तरफ ध्यान देंगे, उनके लिए अलग से नीति बनाएंगे, तभी जाके जो समृद्धि होगी और वो बराबर की समृद्धि होगी, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। अभी वो ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं है। और हम ये कहते हैं कि आईएमएफ भी जो सपोर्ट कर रहा है, वर्ल्ड बैंक भी सपोर्ट कर रहा है, एडीबी भी सपोर्ट कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस भी, पर वो लोग डेटा नहीं इकट्ठा करते। डेटा तो सरकारी डेटा होता है उनके पास, क्योंकि वो कोई यहाँ पे डेटा इकट्ठा नहीं करते। तो जो डेटा है, जो सरकार के डेटा में जो प्रॉब्लम्स हैं, वही उनके डेटा में प्रॉब्लम्स हैं, कि वहाँ पे भी असंगठित क्षेत्र को अलग से नहीं लिया जा रहा। तो इसलिए जो डेटा आ रहा है, चाहे वो ये बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देते हैं, जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह देते हैं, उनमें वही खामी है जो कि हमारे सरकारी डेटा में। अब कुछ छोटे छोटे प्रश्न संक्षेप में बात कर लें कि जब हम बात करते हैं तीसरी बड़ी व्यवस्था, तो इसको आम आदमी कैसे समझे, उसके लिए कुछ छोटे प्रश्न हैं। इसका मतलब क्या है? तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? जीडीपी 5वीं से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाए, इसको कैसे समझें? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है, कि यानी 7% के रफ्तार से अगर बढ़ती जाए, और बाकी जो अभी जो हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था समझा जाता है, जापान और जर्मनी, वहाँ पे ग्रोथ कम रहेगी, तो फिर हम तीसरे पायदान पे पहुँच जाएंगे। और उसका मतलब ये होगा कि हमारा उत्पादन उतना बढ़ जाएगा, तो उत्पादन उपलब्ध होगा। लेकिन अगर नीचे के तबके के लोगों के हाथ में आमदनी नहीं होगी, तो उनको इसका फ़ायदा नहीं दिखेगा। जैसे कि अगर हमारे असंगठित क्षेत्र में गिरावट चलती रही, तो संगठित क्षेत्र के आधार पे तो हम हो सकता है कि बढ़ जाएं, लेकिन वहाँ पे भी रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाएगा, जैसे कि पैंडेमिक के पहले हुआ। तो इसलिए जब तक कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि 5वीं होना या तीसरी होना, उसका मतलब आम आदमी के लिए कुछ खास नहीं होगा। वो तो वहीं का वहीं है। अगर आज आप मान लें कि हम 10वीं से 5वीं पे आ गए, फिर भी हमें 80 करोड़ को जो 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, हमको गैस सिलेंडर देना पड़ रहा है, हमको किसानों को 6,000 रुपये देना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी स्थिति बेहतर नहीं हो रही है। ये बेहतरीन जो हो रही है वो ऊपर के तबकों के लिए हो रही है। तो ये जो अगर हमारी लॉपसाइडेड ग्रोथ रही कि 5वीं तीसरी, तो उसका आम जनता के लिए कोई खास मायने नहीं रहेगा। हमारी प्रतिस्पर्धा किन देशों से है इकोनॉमी के मामले में? देखिए, कहने को, क्योंकि हम बहुत बड़े जनसंख्या है, 140 करोड़, अब लगता है कि हम सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हो गए हैं, चीन से भी आगे हो गए हैं। तो थोड़ी थोड़ी भी आमदनी होती है तो बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो इसलिए अगर हम कहें कि हमारी जो कंपटीशन है वो जर्मनी और जापान से है, तो साइज़ में है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में तो हम कहीं भी नहीं हैं। प्रति व्यक्ति आय में तो हम 138वें स्थान पे हैं। तो हमारा 5वां होना या तीसरा होना वो माने तभी रखेगा जब सबको वो जाए उसका फ़ायदा पहुंचेगा। नहीं तो हमारी प्रति व्यक्ति आय तो अगर हम तीसरे स्थान पे भी पहुंच गए, तो हो सकता है कि हम 120वें स्थान पे आ जाएं। पर 120वें स्थान का मतलब कि 119 देश हमसे आगे हैं। तो ये जो प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए वो हमें अपने आप से होनी चाहिए। हमारा कंपटीशन होना चाहिए अपने आप से कि हम कितना आम जनता के खुशहाली को आगे बढ़ा पाए, उनकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पीने के पानी के लिए, उनके जो रहन सहन के लिए, उनके घर के लिए, महिलाओं के लिए, है ना, हम उनके लिए कितना कर पाए हैं। तो हमें अपने जो आज की स्थिति है उससे compete करना चाहिए, न कि बाकी और देशों से। तब जाके 5वें स्थान का या तीसरे स्थान का कोई महत्व होगा। जो आप बता रहे हैं वही प्रश्न है कि जीडीपी और जनसंख्या का मैट्रिक्स अगर देखें तो ये लोगों के लिए कैसे काम करता है? तो ऐसा है कि जनसंख्या जो है वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है ग्रोथ का, कि आपका पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, कितना डेथ रेट है, तो बर्थ रेट डेथ रेट को आपने घटा के उससे बताया कि इतना आपकी जनसंख्या बढ़ रही है। तो उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप जीडीपी से नहीं है, पर यह है कि जितने लोग काम करेंगे उतना फिर आपका जीडीपी बढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी बेरोजगारी ज़्यादा है तो उतना फिर जीडीपी नहीं बढ़ेगा।
तो जीडीपी बढ़ने के पीछे टेक्नोलॉजी का रोल होता है, लोगों का रोल होता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, है ना। ये दो मिला के आपको बताते हैं कितना आपके ग्रोथ है। और अगर बेरोज़गारी रहती है तो जो बेरोज़गार हैं उनके हाथ में आमदनी नहीं आएगी। जब उनके हाथ में आमदनी नहीं आएगी तो उनका रहन सहन, गरीबी उनके साथ बनी रहेगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमको ये देखना चाहिए कि हम आम आदमी का स्तर किस प्रकार से बेहतर कर पा रहे हैं, वहाँ पे कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये चीज़ जो आप कह रहे हैं इसमें आपको क्या मिलेगा, ये बात अगर कहें तो जब भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मान लीजिए बन जाती है तो एक औसत भारतीय के रूप में उसको क्या मिलेगा? तो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो तो ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि अगर हमारा 6% 7% का बढ़त है तो अभी ऑफिशियली जो $2,500 की जो आमदनी है वो $3,000 के आसपास पहुंच जाएगी प्रति व्यक्ति आय। तो यानी कि हर एक के पास उतना ज़्यादा खाने पीने को होगा, उतना ज़्यादा रहन सहन के लिए होगा, कपड़े होंगे, बाकी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर जिस प्रकार से असमानता बढ़ रही है, अगर वो असमानता उसी प्रकार से बढ़ती रही तो जो 94% नीचे के तबका है उसमें जो उतनी बढ़त नहीं होगी जो हम सोच रहे हैं कि जो $2,500 से $3,000 हो जाए। जो ऊपर का तबका है जिसके चलते हुए आप देखें तो हमारी जो संख्या है, जो बिलियनर्स की संख्या है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। हम मतलब चौथे स्थान पे हैं बिलियनर्स की संख्या के अनुसार। लेकिन जहाँ पे इतनी गरीबी हो वहाँ पे बिलियनर्स इतने सारे हैं तो इसका मतलब असमानता बेतहाशा है। और जो बेनिफिट है ग्रोथ का वो सिर्फ ऊपर के तबके को जा रहा है, जो संघर्ष क्षेत्र में है, जो अमीर लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं। तो ये दिख भी रहा है कि जो आज स्थिति है कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिनको कहा जाता है, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उनकी संख्या काफ़ी है। पर जब वो ज़्यादा कमा रहे हैं तो इसका मतलब है ये लोग बहुत कम कमा रहे हैं जो नीचे का तबका है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने पर क्या आधारभूत संरचना और स्वास्थ्य और मृत्यु दर पर भी प्रभाव पड़ना चाहिए? अगर हम इक्विटेबल ग्रोथ करेंगे, अगर इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। पर अगर हमारे इनइक्वालिटी इसी तरह बढ़ती रही तो फिर वो फ़ायदा नीचे के तबके को नहीं मिलेगा। अगर हम शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे और जो आम आदमी है उसकी आमदनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी तो उसको ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि इंक्लूसिव ग्रोथ की ज़रूरत है, इक्विटी की ज़रूरत है बेहतर। और जो अभी एक जो असमानता बढ़ रही है उसके चलते हुए परेशानी अर्थव्यवस्था के लिए बनी रहेगी। और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत से अधिक है। जी हाँ। ऐसे में औसत भारतीय के लिए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब? यही मैं कह रहा हूँ कि जो आम आदमी है, हम नंबर में तो पहुँच जाएंगे लेकिन जो आम आदमी की परिस्थिति है उसमें बदलाव कितना होगा ये देखने की बात है कि वहाँ पे, क्योंकि जो हमारी ग्रोथ बहुत लॉपसाइडेड है, संघर्ष क्षेत्र बढ़ रहा है, असंघर्ष क्षेत्र गिरावट पे है। तो 6% लोग जो हैं वो तो आगे चलेंगे लेकिन 94% लोग हैं वो परेशानी के दौर से ही जाए। एक विकसित देश में या मान लीजिए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी अगर हम होते हैं तो धन का वितरण किस तरह से होता है? देखिए, जो धन का मतलब है वेल्थ, तो धन का मतलब है कि आप जो कमाते हैं उसमें से जो आप बचत करते हैं तो बचत जो है वो आप इन्वेस्ट करते हैं। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका वेल्थ बन जाता है। तो वेल्थ तब आता है जब आपकी इनकम हो। अच्छा, अगर 28 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं तो उनकी तो आमदनी नहीं है तो उनकी वेल्थ तो बढ़ेगी नहीं। और जो अमीर है वो अपने कंजम्पशन के बाद बहुत सारा सेव करता है। तो हमारे यहाँ जो गैर बराबरी है वेल्थ की, वो इनकम की गैर बराबरी से भी और ज़्यादा है, क्योंकि जो गरीब आदमी है वो तो सेविंग ही नहीं कर पाता है, उसको तो लोन लेके अपना जो जीवन निर्वाह करना पड़ता है, उसकी तो नेगेटिव सेविंग अक्सर होती है। तो इसलिए जो वेल्थ की इनइक्वालिटी होती है वो इनकम की इनइक्वालिटी से ज़्यादा होती है, और जो कंजम्पशन इनइक्वालिटी होती है वो आप देखेंगे तो इनकम इनइक्वालिटी से भी वो होती है। तो इसलिए सबसे कम इनइक्वालिटी कंजम्पशन में होती है, फिर उसके बाद इनकम में होती है और फिर वेल्थ में होती है। वेल्थ की इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा होती है, और जितनी वेल्थ की इनइक्वालिटी होती है उतनी ही इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। जो ऐसी स्थिति में कि आप तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए सबसे बड़ी, तो निचले पायदान और गरीब जो है उसको कैसे लाभ होता है? उसको तभी लाभ होगा जबकि आपकी इक्विटेबल ग्रोथ होगी। अगर इक्विटेबल ग्रोथ नहीं होगी तो आपका जो संघर्ष क्षेत्र है वो बढ़ता जाएगा और असंघर्ष क्षेत्र में गिरावट बनी रहेगी।
तो इसलिए तभी फ़ायदा होगा जबकि इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, जबकि जो नीचे के तबका है वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी सब चीज़ों का और रोज़गार वो सबसे ज़रूरी है। तो जब ये चीज़ें होंगी तभी इक्विटेबल होगा, तभी जो नीचे का पायदान है तभी उसको फ़ायदा पहुँचेगा, नहीं तो वो वहीं का वहीं बना रहेगा जैसे कि आज के समय में है। ऐसे में क्या उनकी नौकरियां कहाँ पर होंगी, कौन सा सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ करेगा अगर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हैं? तो अभी तो जो स्थिति है उसमें हमारा जो ग्रोथ है वो संगठित क्षेत्र में है, जो एट द एक्सपेंस ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गिरावट है तो वहाँ पे डिमांड वहाँ जा रही है तो वो बढ़ रहा है। तो जो संगठित क्षेत्र है वो बढ़ता जाएगा, असंगठित क्षेत्र में गिरावट रहेगी। तो असंगठित क्षेत्र कहाँ कहाँ है, जहाँ पे कि हमको रोज़गार पैदा करना है, जहाँ पे कि लोगों की आमदनी ज़्यादा हो, तो उसमें जैसे मैंने कहा माइक्रो सेक्टर है जिसमें 6 करोड़ यूनिट्स हैं, फिर स्मॉल और मीडियम है उसके 6 लाख यूनिट हैं, और जो बड़े यूनिट हैं वो 6000 हैं। तो 6000, 6 लाख और 6 करोड़। और जो एमएसएमई का 97.5% एम्प्लॉयमेंट होता है माइक्रो सेक्टर में। तो ये माइक्रो सेक्टर को बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके गरीबी कम होगी, तभी जाके जो इंक्लूसिव होगी। और दूसरा कृषि है, कृषि में 46% लोग हैं, उनमें भी 85% छोटे किसान हैं या जो मार्जिनल हैं, उनको भी हमें बेनिफिट देना है, क्योंकि अगर वहाँ पे बेनिफिट नहीं मिला तो ये जो 94% है इसमें डिमांड नहीं बढ़ेगी। जब डिमांड नहीं बढ़ेगी तो हमारे संगठित क्षेत्र की भी जो ग्रोथ कम हो जाएगी, जैसे कि पैंडेमिक के पहले हुआ था। तो हम 6-7% की ग्रोथ कर नहीं पाएंगे जब तक कि नीचे के तबका है उसमें हाथ में परचेजिंग पावर नहीं आएगी, जब तक वहाँ डिमांड नहीं बढ़ेगी। सरकारी तौर पे स्किल अप, स्टार्टअप इंडिया, ये सारी जो योजनाएं शुरू हुई, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए ये अच्छी चीज़ है, लेकिन स्किल अप और स्टार्टअप के लिए बुनियादी जो है हमारी जो बेस है शिक्षा की वो सही होनी चाहिए। अगर हमारे बच्चों को सही पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, वो सिर्फ रट्टा मार के जो सीखेंगे, तो फिर स्किल अप और स्टार्टअप भी नहीं हो पाएगा। तो स्टार्टअप जो अभी इंडिया में हो रहा है वो एक बहुत छोटे तबके का है, जो हमारे संगठित क्षेत्र में है, जिनकी पढ़ाई लिखाई कुछ ढंग की है, पर लेकिन 90-95% बच्चों की पढ़ाई ठीक नहीं है। आज वो रट्टा मार के सीख लेते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। तो स्टार्टअप और स्किल अप में भी तभी संभावना है जबकि शिक्षा सही होगी, जब वो नॉलेज एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और आज की स्थिति में क्योंकि शिक्षा पे हम ध्यान नहीं दे रहे, स्कूलों पे ध्यान नहीं दे रहे, खासकर जो रूरल स्कूल्स हैं, अर्बन स्कूल में भी बहुत बड़े लेवल पे अगर आप देखें तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जब हम उसको ठीक कर लेंगे तो स्टार्टअप और स्किल अप भी होगा, और फिर उससे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा। अभी तो हमारी टेक्नोलॉजी में ये हालत है कि हम आरसेप को साइन करने गए थे और एक दिन पहले हमने विड्रॉ कर लिया। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी में हम इतने पीछे हो गए हैं कि हमें पता लगा कि हम जब आरसेप ज्वाइन कर लेंगे तो चाइना डोमिनेट करेगा, लेकिन आरसेप नहीं ज्वाइन किया तो भी हमें जब परेशानी है, क्योंकि हमें उन्हीं देशों के साथ ट्रेड करना है। और क्योंकि आरसेप में होते तो हमें कंसेशन मिलता, आरसेप के बाहर है तो कंसेशन नहीं है। तो आरसेप ज्वाइन करते तो परेशानी, आरसेप नहीं ज्वाइन करते तो परेशानी। और आप देखें तो चीन ने आरसेप मतलब रीजनल कोऑपरेशन जो एक गठबंधन बनाया था, जिसमें कि ये चाइना और जो एशिया पैसिफिक के देश हैं वो एक साथ ट्रेड करेंगे। तो वहाँ पे हम ज्वाइन करने वाले थे, पर एक दिन पहले हमने नहीं ज्वाइन किया। और उसके पीछे वजह बड़ी साफ़ है। देखिए जो आज हमारे जो चीन से क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, वो गणेश की मूर्ति भी आ जाती है, लटई भी आ जाता है, मांझा भी आ जाता है, जो हमारे कल्चरल सिंबल्स हैं वो भी आ जाते हैं। और फिर जो हाई टेक्नोलॉजी के आइटम्स हैं जैसे एपीआई हैं, जो आपके फार्मास्यूटिकल्स में ज़रूरत है, वो भी वहाँ से आते हैं। हम लोग पहले सेल्फ सफिशिएंट थे 2003 तक, आज 80% एपीआई जो चाइना से आते हैं। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आते हैं, कार के ऑटोमोबाइल पार्ट्स आते हैं, तरह तरह की और हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स आते हैं। और इसीलिए चाइना का जो ट्रेड सरप्लस हमसे $80 बिलियन के करीब पहुंच गया है, कि उनका इतना सरप्लस है। तो इसलिए क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हमने नहीं डेवलप की। उन्होंने 5G डेवलप कर ली, हमने ना 2G किया, ना 3G किया, ना 4G किया। तो हम टेक्नोलॉजी में बहुत पिछड़ गए, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति सही नहीं है। हमारा R&D पे जो एक्सपेंडिचर है वो 0.7% है जीडीपी का, जबकि चीन का 3% है, साउथ कोरिया का 4% है, इजराइल का 5% है। तो जब तक हम टेक्नोलॉजी नहीं अपग्रेड करते हैं तब तक हम ग्लोबल कंपटीशन में सामने नहीं आ पाएंगे। और आज आपने देखा कि अभी प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका, वहाँ से हमने टेक्नोलॉजी का समझौता किया कि वो हमें टेक्नोलॉजी सप्लाई करेंगे। इसका मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं।
अभी भी जो हम G414 का इंजन ले रहे हैं अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, वो 1993 का वर्जन है। उसके आगे प्रैट एंड विटनी और जनरल इलेक्ट्रिक ने और ज़्यादा जो उन्नत इंजन बना लिए हैं। और जो अभी हम LCA में इस्तेमाल कर रहे हैं G404, वो तो 1980s का इंजन है। तो इसलिए हम टेक्नोलॉजी में आप देखें तो बहुत पिछड़े हुए हैं। कुछ क्षेत्रों में ठीक है हमारे पास टेक्नोलॉजी, जैसे स्पेस में हमने अभी चंद्रयान भेजा है या पहले मंगल ग्रह भेजा था, तो कुछ पर वो भी हमने 50 साल बाद किया। अमेरिका, रूस वगैरह तो ये सब 50 साल पहले ही ये भेज चुके हैं। तो टेक्नोलॉजी में अभी भी हमें बहुत रास्ता आगे करना है, और जब तक हम वो नहीं करते हैं तब तक हम एक विश्वगुरु नहीं बनेंगे, तब तक एक उन्नत अर्थव्यवस्था नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज जो वादा किया, जो दावा किया, उसकी जो ज़मीनी हकीकत है वो हमने समझी। अगर उस ज़मीनी हकीकत पर सरकार काम करती है और देश के 100 करोड़ से ज़्यादा लोग जो कि अभी भी मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरीके से उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनमें सरकार काम करती है और जो निवेश है वो असंगठित क्षेत्र में बढ़ाती है, तो ये संभव है कि देश 2047 तक विकसित देश हो जाए और अगले 5 सालों में देश तीसरी महाशक्ति इकोनॉमी के संदर्भ में हो सकती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उसको समझे और सरकारी आंकड़ों और वास्तविक आंकड़ों में जो मतभेद है उसे दूर करे, उसके बीच जो गैप है उसे दूर करे। कैमरामैन मान के साथ रविकांत, नोएडा।